हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रेनर। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम सुमन आज आप लोग के बीच आया हूँ एक स्पेशल संदेश लेकर। ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इसमें अक्सर जो है सो बहनें की रक्षा के लिए भाई तैयार रहता है, लेकिन अब बहनों को भी सशक्त होना है। एक सरकार तो आपको 35% आरक्षण दे दिया है, लेकिन आपको जो है सो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां तक आपके हाथ में क्यों जरूरत है भाई की रक्षा का? आप खुद एसएलआर उठाएंगे, आप खुद एक बंदूक उठा के ट्रेनिंग करेंगे। ये हम लोग का लक्ष्य है। हम लोग का जो जीके ट्रेलर है वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल लाया है कि आप कम से कम हम लोग के थ्रू, पढ़ाना तो हम नहीं बोलेंगे, हम उतने बड़े शिक्षक तो नहीं कह सकते कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे सहयोग से कम 500 लड़की का सिलेक्शन, 500 लड़कियों का सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में होना चाहिए। ये मेरे लिए रक्षाबंधन का सबसे बड़ा, मेरे लिए गिफ्ट होगा, अंकुश सर के लिए गिफ्ट होगा, हम लोग का जो फैकल्टी है उसके लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो क्यों हम बहनों को हर एक साल जो है सो राखी पे भाई का रक्षा करें? नहीं, वो खुद अपना रक्षा कर सकती है बिहार पुलिस ज्वाइन करके। तो हम लोग का जो सीरीज है 25 दिनों का, उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चालू हो चुका है। आज शाम तक जो है सो आपका वीडियो अपलोड हो चुका होगा। 25 दिन आप हमको दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग पेपर, वहां तक हम आपको पहुंचा देंगे। बाद बाकी रहेगा फिजिकल का, वो आप उतने सक्षम हैं, हमको विश्वास है कि बिहार के अन्न में, खाद्यान्न में, चावल और रोटी में उतना तो पावर है कि आप जो है फिजिकल पास कर सकते हैं। बच्चा ये हम मेरा और अंकुश सर का गारंटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% सहयोग रहेगा कि हम लोग जो है सो आपको 25 दिन के अंदर, जितना 24 सितंबर से एग्जाम है, तो 25 दिनों के अंदर, आज से 31 तारीख से 31 अगस्त से 25 दिन है, 25 दिनों के अंदर इतना बता दें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, खासकर इंडियन ज्योग्राफी में, मिसलेनियस क्वेश्चन, इतना बता दें कि आप लोग जो है सो प्री क्वालिफाई कर जाए। ये मेरा शुभकामना है हम लोग की टीम की तरफ से। और आगे अगला वीडियो जो होगा वो भी चलाएंगे, जिसमें सिर्फ वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हमको नहीं जानना है कि जो न्यूटन ने कैसे खोज किया था, या प्रत्यास्था किसे कहते हैं, सान्यता किसे कहते हैं, पृष्ठतनाव किसे कहा जाता है, दाब में क्या क्या, कितने पास्कल के कितने नियम है। तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे उससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग का जो है यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो सब चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक फिजिक्स का आता है वो मात्रक आता है। कोई भी क्वांटिटी, जिससे मान लीजिए दूध लेने जा रहे हैं या कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो मीटर में, लीटर में, ये एक मात्रक का सवाल आता है। तो इसमें जो मात्रक का जो क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए। एक होता है कि जो मूल मात्रक जैसे लंबाई का मीटर हो गया, जैसे केजी, कोई मात्रक खरीदे हैं तो वो मूल मात्रक जो साथ है वो नहीं पूछता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जैसे क्या, अब देखिए क्या पूछेगा आपको। मात्रक में कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो बल का बताइए, बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये क्वेश्चन आता है। मात्रक बताइए, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये पावर 5 देखिएगा, डाइन क्वेश्चन बनते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। यही, चलिए यहाँ मात्रक हो गया। अब आते हैं मात्रक में। बताइएगा कि जो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। यही सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या पूछता है? तो ये होता है अर्घ। ये पूछता है क्वेश्चन में। बताइए जो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ। तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ मात्रक। देख रहे हैं मात्रक। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। अब पूछेगा आपको दाब का मात्रक बताइए क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। तो ये मात्रक जो है सो यही सब एग्जाम में आपको ऊपर नीचे घूम फिर के आते हैं। मात्रक आप समझ गए। मात्रक क्या पूछना है? तो बल का मात्रक न्यूटन, ये है, डाइन है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। सीजीएस पद्धति में अर्घ है। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। ये मात्रक जो है सो ये 4-5 मात्रक हमेशा एग्जाम में घूमते रहते हैं। अब आइए, दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है? आप जानते हैं, मीटर। अगर हम बोलते हैं कि जो हम इतना 1 मीटर, सब मीटर जो दूरी का मात्रक है। लेकिन
जो लंबे लंबे दूरी हम लोग नापते हैं, जैसे यहाँ से चंद्रमा का दूरी कितना है, यहाँ से सूर्य का दूरी कितना है, तो हम लोग किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष बराबर। तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या था? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम खगोलीय दूरी किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से। क्वेश्चन पूछेगा खगोलीय दूरी किस चीज से मापा जाता है, उसकी मात्रा यूनिट क्या है मापने का? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या दूरी मापने की सबसे जो अधिकतम इकाई है क्या वो प्रकाश वर्ष है? क्या हम सबसे लंबा जो दूरी का हम माप करेंगे, बहुत लंबा दूरी, ब्रह्मांड की लंबा दूरी का माप करेंगे तो प्रकाश वर्ष से? नहीं, दूरी का मापने का जो सबसे बड़ा इकाई है वो क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नंबर याद रखिएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। मात्रक, आपका मात्रक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम कर दिए। अब आते हैं हम लोग सदिश, अगला टॉपिक सदिश और अदिश। राशियां, कोई भी राशि जो होता है वो दो होता है। किसी भी वस्तु का जो कोई भी जितने भी भौगोलिक हैं उसके दो ही राशि में हम लोग बांटते हैं, एक सदिश राशि में, एक अदिश राशि में। अब इसको हमको नहीं पढ़ना है कि किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा आपको सदिश राशि को परिभाषित कीजिए, नहीं पूछेगा। अदिश राशि को परिभाषित कीजिए, नहीं पूछेगा। पूछेगा कि इसमें ये यूनिट में ये जो है वेग क्या है, बल क्या है, तो ये पूछेगा सदिश है कि अदिश है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ सदिश राशि। बल, वेग, कुछ सदिश राशि हम देख लेते हैं और सदिश राशि को छाट लेंगे, सदिश राशि याद कर लेते हैं 5-6, और उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सदिश अदिश देख लेंगे। कोई जो सदिश में नहीं आया यहाँ पे तो वो क्या होगी? अदिश हो जाएगी। जैसे क्या होता है? विस्थापन, सदिश राशि है। विस्थापन से वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग से त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण से बल क्या है? सदिश राशि है। तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। अब आ जाता है आवेग या संवेग। संवेग, आवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियां इतना है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। इसके अलावा आपको कोई भी यूनिट दिखाई दे, जैसे दूरी बताइए क्या, कौन सी राशि है? चाल बताइए कौन सी राशियां हैं? तो अदिश राशियां हैं। इसमें नहीं ना आपका सदिश राशियां, बस इतना इंपॉर्टेंट और है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में देखे जाते हैं वो इतने ही है सदिश राशियां। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसके अलावा पूछा जाता है दाब कौन सी राशि है? तो बताइए दाब कौन सी राशि? दाब है क्या इसमें? नहीं है, तो किस में चल जाएगा? दाब अदिश राशि में चला जाएगा। तो सदिश अदिश आप यहां तक देख लिए। चलिए आते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन जो है सो अपने गति का नियम 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। 1687 में ये पुस्तक छपी थी। पूछता एग्जाम में जो न्यूटन का जो गति का नियम है प्रकाशित कुछ पुस्तक में हुआ था, प्रिंसिपिया में हुआ था। कब हुआ था? 1687 में। एग्जाम पूछ देता है। तो न्यूटन की गति का नियम 1687 में प्रिंसिपिया में हुआ था। न्यूटन गति जो दिए थे वो 3 नियम दिए थे। गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। दोस्तों पहला नियम जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। पूछता है जो बल के किस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम से जाना जाता है? तो अब क्या बोलिएगा? बल के गति के किस नियम को? तो गति के प्रथम नियम को, न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। चलिए पूछता है F = ma, फोर्स = मास × एक्सीलरेशन, ये गति के किस नियम से प्राप्त होता है? ये गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। ये गति के किस नियम से? दूसरे नियम का क्वेश्चन बताइएगा। पहला नियम गैलीलियो का नियम किस सिद्धांत, मतलब कि बल के किस नियम से प्राप्त होता है? गैलीलियो के नियम किस नियम को कहते हैं? बल के प्रथम, न्यूटन गति के प्रथम नियम को, जड़त्व का नियम प्रथम नियम को, और F = ma, ये किसको? तो तृतीय नियम को। अब जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो न्यूटन गति के सबसे ज्यादा किस पे? तीसरा नियम पे। बोलता है कि नाव जब किनारे पर लगता है तो आदमी पीछे का झटका लगता है, या बंदूक हम चलाते हैं तो कंधा पे जो सो प्रेशर मारता है पीछे की तरफ, वो किस नियम से? न्यूटन गति के किस नियम से? ये तीसरे नियम से। तीसरे का नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक क्रिया होती है, वो न्यूटन गति का तीसरे नियम कहलाता है। हर जितना भी क्रिया होता है उसके विपरीत एक क्रिया होता है, वो न्यूटन गति का तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है।
अब ये हो गया आपका तीसरा नियम चल गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है क्या, कि अगर हम गाड़ी पे अचानक बैठे और गाड़ी चल दिया तो आदमी पीछे की तरफ झटका लगता है, वो जड़त्व का नियम है। अगर गंदा मतलब पूरा धूल कण से लगा हुआ आपका कंबल है और उस पर हमने उसको साफ करने के लिए उस पर हम लाठी मार रहे हैं, तो लाठी कंबल अपने डायरेक्शन में सीधा खड़ा है, लाठी मारे तो एक मोमेंट पैदा हुआ, जड़त्व पैदा हुआ, तो वेग कंबल को इधर कर दिया और धूल कण वहीं के वहीं नीचे गिर गया। तो ये किस नियम से? तो जड़त्व के नियम से। तो जड़त्व का नियम और ये तीसरा नियम में अंतर देख लीजिएगा। तीसरा नियम क्या है कि नाव चल रही थी, किनारे पे आके लगी तो झटका लगा तो यात्री पीछे की तरफ हुए, ये नाव का टकराना किनारे से तीसरा नियम। जबकि गाड़ी का अचानक चलना या ट्रेन रेलगाड़ी का अचानक चलना वो किस नियम से? तो जड़त्व के नियम से होता है। ये आप अंतर थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है और आप लोग आसानी क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो न्यूटन गति के बाद आता है अब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो कहीं देखते हैं अटल पथ पे, टनल में, गोलंबर में, भरिंड पे कहीं भी जा रहे हैं, तो गोल जहां से गोल चक्कर वृत्तीय मार्ग आता है, तो वहां क्या होता है, गाड़ी इधर सेंटर की तरफ झुक जाता है। तो सेंटर की तरफ जो झुकता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है, ये वास्तविकता में लगता है, और जो आपके विपरीत एक बल काम करता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? तो छद्म बल, छद्म बल किसे कहते हैं? पूछेगा छद्म बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या है? एक आभासी बल है, ये होता नहीं है वास्तविकता में, लेकिन ये काम करता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए? जो वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने का मशीन किस सिद्धांत पे, किस बल के सिद्धांत पे काम करता है? तो क्या बोलेगा? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। मक्खन जो दूध से मक्खन बनता है, देखे होंगे आप श्री कृष्णा में, महाभारत में, मक्खन जो एक मटका में मक्खन गूंथने वाला मशीन होता है, वो मक्खन किस नियम से, बल्कि किस नियम से प्राप्त होता है? तो अपकेंद्रीय बल से। क्वेश्चन देख रहे कहां बन रहा है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल से, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए आप एकदम ध्यान लगा के वीडियो को देखते रहिए, 2-3 बार 4 बार देखिएगा, हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। हमको पढ़ना नहीं है कि अब अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, क्या नहीं है, समझना नहीं है, बस इससे जो क्वेश्चन आते हैं, छद्म बल तो अपकेंद्रीय बल, बंदूक चलाते हुए पीछे का झटका लग रहा है, न्यूटन गति का तीसरा नियम, F=ma, न्यूटन गति का दूसरा नियम। प्रथम नियम, जैसे गैलीलियो का नियम किस नियम को कहते हैं? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को। सदिश राशि, बताइए बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दाब अदिश राशि है। पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है नापने की? तो पारसेक। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बस यही सब बनता है। अब आते हैं सरल मशीन। सरल मशीन में कुछ नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है, कैंची, सरोता और चिमटा, ये याद रखना है। क्या रखना है? पहले कैंची, फिर सरोता, फिर चिमटा। ये प्रथम श्रेणी के हो गए, प्रथम श्रेणी का सरल मशीन हो गया। सरोता द्वितीय श्रेणी का सरल मशीन हो गया, और चिमटा तृतीय श्रेणी का सरल मशीन हो गया। ठीक है, प्रथम श्रेणी का सरल मशीन कैंची, दूसरे श्रेणी का सरोता और तीसरा श्रेणी का चिमटा। एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में मान लीजिए कैंची का मतलब कुछ और दिया तो आप फिर फंसिएगा नहीं। देखिए कैंची कैसे होता है। कैंची ऐसा होता है, तो अब हम यहाँ पे अपना काम करते हैं, उंगली से दबाते हैं, कुछ काम को यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ ये प्रक्रिया करता है और काम कपड़ा यहाँ कटता है। तो इस प्रकार का जितना भी मशीन होगा, बताइए इस कमेंट में बताइएगा इस प्रकार की मशीन क्या है, बताइएगा। एक हम बता देते हैं, पिलास। देखिए कैसा होता है, यहां हम दबाते हैं, जहां पकड़ने वाला तब दबाते हैं, बीच में उसका काम करता है, और आगे क्या वस्तु, किसी वस्तु पे वो बल लगाता है। तो यही कैंची की जगह पिलास दे दिया तो बोलेंगे सर बताए नहीं थे। कैंची का एक डिजाइन अपने दिमाग में रख लीजिए। कैंची प्रथम श्रेणी का सरल मशीन है, सरोता द्वितीय श्रेणी का सरल मशीन है। अब सरोता कैसे होता है देखिए, सरोता इधर हम दबाते हैं, ये जो काम करने वाला इसका क्रिया होता है, यहां होता है, वहां ज्वाइंट होता है, और बल
जो कोई भी सुपारी या कोई भी चीज को, वो फल को काटता है, वो बीच में काटता है। इस प्रकार का जितना जो भी मशीन आपको आए, आप एक इसका आप कमेंट में बताइएगा। एक हम बता देते हैं, एक आप देखे होंगे गांव घर में जो घास काटने वाला एक मशीन होता है, जिसको खर्रा बोलते हैं। यहां ज्वाइंट रहता है, यहां आदमी हाथ से या पांव से दबाता है और बीच में घास काटता है। ये देखिए सरौता जैसा हुआ कि नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग चिमटा। चिमटा कैसे, देखिए चिमटा ऐसा रहता है, यहां काम करता है, बीच में हम लोग उंगली से दबाते हैं, बल लगाते हैं और रोटी किनारे में पकता है। चिमटा तीसरा प्रकार का श्रेणी हो गया, तीसरे श्रेणी का सरल मशीन हो गया। एग्जाम में पूछा कैंची किस प्रकार का सरल मशीन का उदाहरण है, सरौता किस प्रकार के सरल मशीन का उदाहरण, चिमटा किस प्रकार के सरल मशीन का। तो ये आपका एग्जाम में पूछेगा, कैंची, सरौता, चिमटा। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो काम देखिए, काम कहाँ हो रहा है। कैंची में काम कहाँ हो रहा है, यहाँ। सरौता में काम कहाँ हो रहा है, बीच वाला हिस्सा में काम हो रहा है। और चिमटा में आगे वाला हिस्सा पे काम हो रहा है। काम देखना है और श्रेणी को बांट देना, पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी, तीसरा श्रेणी। चलिए आपका सरल मशीन खत्म। देख रहे हैं कितना, ये बस क्वेश्चन, हमको सरल मशीन नहीं ना पढ़ना है कि जो उसमें बल कहाँ लगता है, अभिलंब का आलम्ब कहाँ लगता है, ये सब नहीं पढ़ना है। सरल मशीन। अब आते हैं गतिज और स्थितिज ऊर्जा। गतिज और स्थितिज, ये दो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप है। कोई वस्तु अगर मोमेंट में है, जारी है, गति उसमें है, तो वो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाए, और कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो। इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है, क्या आप पूछेगा गतिज ऊर्जा परिभाषित कीजिए, नहीं। क्वेश्चन देखिए, बताइए कि जो अगर आप अभी जो घड़ी पढ़ रहे हैं, डिजिटल घड़ी आ गया है, पहले का घड़ी पे क्या पढ़ना, चाबी देना पड़ता था। तो चाबी देने वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा काम करती है, बस कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। चाबी जमा कर दिए, स्थिति और उसके पोटेंशियल को वहां रोक दिए, अब वो धीरे धीरे काम कर रही है, तो उसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा होता है। स्प्रिंग को हम तान दिए हैं कुछ काम करने के लिए, जैसे कोई भी काम में स्प्रिंग का बहुत यूज है। आगे हम आएंगे प्रत्यास्था में, यहाँ पे स्प्रिंग देखेंगे। स्प्रिंग को दबा दिए हैं, दबे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। उसके बाद बांध में जो है सो हम क्या कर रहे हैं, बांध बना के पानी को स्टोर करके बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। तो बांध जहां पे पानी का स्टोरेज है, ये बांध हम बना दिए, और इस बगल पानी है, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा पानी के पास है, तो स्थितिज ऊर्जा। बस यही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन, चाबी, सुई में चाबी देने वाला स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में, तनी हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पानी बने हुए बांध के जो पानी का स्टोरेज होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है, तो स्थितिज ऊर्जा वहां रहती है। तो बस ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहां से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा का कभी भी ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा जो है सो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ऊर्जा का ये बात आप समझ लीजिए, ऊर्जा का कभी भी विनाश नहीं होता है, मतलब ये खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता तो क्या होता है, एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में चला जाता है। कुछ हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, जैसे क्या देखेंगे, डायनेमो, फिर देखेंगे प्रकाश बल्ब, फिर देखेंगे आपको गिटार, फिर देखेंगे बहुत सारे हैं जो आपको बुक में दिए हुए आपको कर लेना है, इसमें समय लगेगा। तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। डायनेमो क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में, तो ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जा रहा है। किसमें, डायनेमो में। प्रकाश बल्ब, लाइट, विद्युत ऊर्जा को वो रोशनी दे रहा है हमको, तो प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा। बल्ब के पास अभी भी कभी भी 100 वाट वाले बल्ब के पास आप जाइएगा तो हीट पैदा करेगा, गर्म लगेगा आपको। तो प्रकाश बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा, उसमें हम स्विच दबाते हैं, लाइट दबाते हैं, टंगस्टन क्या करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हुए हैं तो लाइट जलता है। विद्युत ऊर्जा को वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में बदलता है। गिटार क्या करता है, तो गिटार एक तना हुआ तार रहता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा स्टोरेज रहता है। जैसे ही तार को दबाते हैं तो वो क्या करता है, ऊर्जा, ये उसको क्या बोलते हैं, आवाज करता है, वो ध्वनि ऊर्जा में उसको परिवर्तित करता है। तो ये कुछ 5-10 है जो आपको देख लेने हैं, इसमें लंबा समय लग जाएगा। ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म का, एक ऊर्जा से एक माध्यम से दूसरे ऊर्जा में बदला जाता है, उसको
जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो फोन क्या होता है, जैसे लैंडलाइन है, लैंडलाइन का फोन उठाएं तो वो क्या होता है, उधर से तार के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत ऊर्जा जो है आता है और फिर जो वो क्या होता है हमको ध्वनि ऊर्जा में उसका परिवर्तन कर देता है। तो वे भी देखिएगा आप, दो होता है, एक होता है माइक्रोचिप, माइक्रो बोला जाता है, और एक होता है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, और एक होता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर में आप देखेंगे क्या होता है, तो तार लगाते हैं, आवाज बाहर निकलता है, तो विद्युत ऊर्जा को वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन क्या होता है, जहां हम लोग बोलते हैं मोबाइल में, जहां से मेरा आवाज, तो वो हम लोग के ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। ये दोनों उल्टा होता है, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर। ये आप लोग देखिएगा। मोमबत्ती क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा, रसायन के माध्यम से मोम बनाया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को जो है सो किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ऊर्जा का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपका जो है सो देखने को हर एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप लोग देखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो में जितने भी ऊर्जा है वो दिखा दें। तो यहाँ पे आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम आ जाएगा। अब आता है शक्ति। शक्ति में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। शक्ति में हम लोग क्या करेंगे, तो बस एक देखेंगे कि ए 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति जो है सो कितने वाट के बराबर होता है। हम लोग ये देखेंगे एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो है तो कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। और 1 किलो वाट बराबर कितना अश्व शक्ति होता है, 1 किलो वाट बराबर कितना जो है सो एचपी, हॉर्स पावर कितना होता है वो देखेंगे। तो 1.34 होता है, 1.34। ये आपको जो है सो देखना पड़ेगा। शक्ति में हम लोग देखें, शक्ति का 2 क्वेश्चन बनता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, तो 746 वाट होता है। और 1 किलो वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, तो 1.34 हॉर्स पावर होता है। शक्ति में और कुछ नहीं देखना है। अब आते हैं हम लोग गुरुत्व में। गुरुत्व जो है जी, कैपिटल जी का जो है सो किसने दिया था मान, केवेंडिस महोदय ने जो है कैपिटल जी, और स्मॉल जी का वैल्यू पूछता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी। अब जो है सो गुरुत्वाकर्षण में 4-5 पॉइंट हल्का देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, तो जी का जो है सो पृथ्वी पर अधिकतम मान कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। यहाँ पे जी का अधिकतम मान होता है, और यहाँ पे विषुवत रेखा पे जी का न्यूनतम मान होता है। जी का अधिकतम मान कहाँ होता है, ध्रुव पर जी का अधिकतम मान कहाँ होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर, और न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे आप ये मान लीजिए पृथ्वी तल है, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, या जैसे अगर मान लीजिए गड्ढा करके हम पृथ्वी के नीचे आएंगे तो जी का मान जो है सो कमेगा। जी का मान दोनों परिस्थिति में कमेगा, ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और नीचे हम पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तो भी जी का मान घटेगा। अब देखिए एक और इसमें एक पॉइंट ये बना कि जो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे जी का मान न्यूनतम होता है, और पृथ्वी के जैसे ऊपर और नीचे जाते हैं तो जी का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। और एक क्वेश्चन आता है, क्या अगर पृथ्वी का जो घूर्णन स्पीड है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने जो विषुवत घूम रहा है, घूर्णन गति बढ़ने पर, अगर हम इसका जितना स्पीड पे घूर्णन गति कर रहा है 27 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से पृथ्वी घूमती है, अगर इसको हम बढ़ा दें तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर घूर्णन गति को घटा दे, घूर्णन गति में हम कमी कर दें तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये 4 पॉइंट। अधिकतम जी का जो है सो अधिकतम मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है, और न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर और यह पृथ्वी के नीचे आने पर जी का मान हमेशा क्या होता है, जी का मान कमता है। और तीसरा पॉइंट जो है सो पृथ्वी का अगर घूर्णन गति को हम बढ़ा दें, जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उस स्पीड से अगर हम बढ़ा दें तो घूर्णन गति का मान क्या होगा, कमेगा। तो हो गया जी के देख लीजिए, जी में 4 कंडीशन हो गया। अधिकतम मान पृथ्वी के ध्रुव पर, न्यूनतम मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान में गिरावट होगा। और जैसे घूर्णन गति पृथ्वी का हम बढ़ा देंगे तो जी का मान घटेगा, और घूर्णन गति को कम कर देंगे, जिस वर्तमान में गति में कर रहा उससे हम कम कर देंगे तो जी का मान बढ़ेगा। और जी का मान जो शून्य पृथ्वी के केंद्र पर जो है
केंद्र पर जो है सो जी का मान क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। तो जी का आप लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक लिफ्ट में। लिफ्ट का देखते हैं। लिफ्ट का जो अब देखिए, जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जो पिंड का, लिफ्ट में जो आदमी होगा, पिंड उसका जो है सो भार क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। उठा के लिफ्ट ऊपर ले जा रहा है तो आदमी का जो उसमें आदमी उसका भार जैसे मान लीजिए 50 किलो का है तो वो थोड़ा सा ज्यादा वेटेज उसमें लगेगा। जैसे जैसे लिफ्ट का नीचे आएगा उसमें जो आदमी होगा या पिंड होगा उसका भार क्या होगा, कम जाएगा, कम जाएगा। अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रहा है, भगवान ने करे चाहो रस्सी टूट जाए तो रस्सी टूट जाएगा तो लिफ्ट भारहीनता की स्थिति में आ जाएगा, उसमें भारहीन, भार जो है सो शून्य हो जाएगा, उसका भार शून्य हो जाएगा। लेकिन जब इतना कंडीशन है तो फिर लिफ्ट काम कैसे करता है, तो एक समान वेग से, अगर एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाता है और एक समान वेग से लिफ्ट नीचे आता है, समान वेग से, समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाता है या लिफ्ट नीचे आता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। भार, बस ये 4 क्वेश्चन आता है लिफ्ट से पूछेगा। एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो भार में क्या भार में क्या बदलाव होगा, आप मान लीजिए बढ़ेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समान वेग से जा रहा है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही सब फंसता है, क्वेश्चन यही फंसता है कि बताइएगा कि लिफ्ट जो है सो नीचे की तरफ आ रही है तो भार में क्या होगा, अब बोलिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं परिवर्तन होगा, भार घट जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें समान वेग नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो पिंड का भार घट जाएगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है पिंड का भार बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो पिंड का भार कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो पिंड का भार कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिफ्ट से बस इतना ही क्वेश्चन लिफ्ट से आता है। लिफ्ट आप समझते चलिए आराम से। वीडियो को जो है अगर स्पीड हो रहा है वीडियो तो उसको स्लो करके 0.25 पे स्पीड करके देखिए, बार बार देखिए। दाब, दाब का जो है सो सबसे पहले हम लोग मात्रक में देखें तो दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको किस यूनिट में मापते हैं तो उसको बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को जो किस में मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। अब आता है कि एक बैरोमीटर बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक बैरोमीटर बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब हो गया। अब देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, तो पास्कल जो है दाब का जो है सो दाब जो है सो फोर्स बाय एरिया, कि किसी एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वो दाब बोलते हैं उसको। तो एफ बताए थे बल का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और एरिया जो होता है, एरिया कैसे निकालते हैं किसी चीज का, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं एरिया, तो मीटर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो बैरोमीटर हो गया। वायुमंडलीय दाब किस चीज से मापते हैं, बैरोमीटर से। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। और एक बैरोमीटर बराबर 10 का पावर न्यूटन, 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। प्लवन, प्लवन का जो क्वेश्चन आता है पूछा जाता है कि उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज दिया था। क्या दिया था कि कोई भी वस्तु जितना हिस्सा उसका पानी के अंदर है, वो तैर रहा है या डूब रहा है, जितना हिस्सा उसके पानी के अंदर रहता है वो उतना ही भार बाहर निकालता है। उतना ही जो भार क्या होता है उसका, जितना उसका आयतन होता है पानी का, उतना ही भार वो पानी से हटाता है। इसी अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं घनत्व। इसमें प्लवन में सिर्फ देख लीजिए उत्प्लवन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। अब जो हम लोग आते हैं वो एक देख लीजिए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अब जो यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है वो आप देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। पूछा जाता है कि जो पानी का घनत्व, पानी का जो घनत्व है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो अब बताइए जो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन उसका, यहाँ पे घनत्व क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयत है। अगर घनत्व बढ़ेगा आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा। देख रहे हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व सबसे ज्यादा तो आयतन सबसे कम, आयतन सबसे कम। क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कि जो पानी का आयतन सबसे कम कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और पानी का घनत्व
कितने डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। बस यहाँ आप देखिए, यह घनत्व खत्म आपका। और एक क्वेश्चन यहां से आता है घनत्व से, ये आता है अपेक्षिक घनत्व से आता है। अपेक्षिक घनत्व पूछा जाता है कि जो द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो पानी, जैसे ही द्रव आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोमीटर से। तो अपेक्षिक घनत्व द्रव का किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व जो है सो द्रव का किससे न मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। होता है दुग्ध यंत्र ही, लेकिन फिजिक्स क्या करता है? आपको हिंदी नहीं देगा, हिंदी देगा तो ऑप्शन सीधे मार दीजिएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे? हाइड्रोमीटर से। अब आते हैं पृष्ठ तनाव पे। पृष्ठ तनाव क्या है कि जो समझना नहीं है इसको हमको, बस इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है देखिए आपको। वर्षा की बूंदे गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदे गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब इसी का एक है भाग होता है केशिकत्व। केशिकत्व से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आता है। पेड़ पौधा जो जमीन से पानी अपने को लेता है, अपने मतलब क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया के लिए पानी लेता है, वो किस क्रिया से लेता है? केशिकत्व क्रिया से लेता है। ये पेन की निब से ऊपर से जो रिफिल इसमें आता है, किस क्रिया से आता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण आता है। वर्षा के समय किसान जो है सो क्या करता है? पानी, हल वर्षा होता है उसके बाद हल से जोत देता है, तो वो क्यों होता है? तो ये केशिकत्व क्रिया कारण पानी ऊपर ना जाए, पानी जो है उसके नली को तोड़ के रास्ता बंद करके पानी को अंदर ही रहता है, क्योंकि वो भूमि सिंचित हो। तो ये जितने भी आपका पानी, लालटेन का जो बत्ती है, लालटेन के नीचे तेल रहता है, मिट्टी का तेल, और वो बाती हम लगा देते हैं और उससे धीरे धीरे पानी ऊपर आता है। वो किस क्रिया के कारण आता है? केशिकत्व क्रिया के कारण आता है। देखते होंगे कि राजमिस्त्री जब घर बनाता है तो ईंट से ईंट का लेयर मिलाने के लिए बहुत सारा लंबा पाइप रहता है, और एक जगह पानी करता है और दूसरी जगह मिलाता है तो वो पानी वहां लेयर में मिल जाता है। ये सब क्रिया किस कारण होता है? तो केशिकत्व क्रिया कारण होता है। पृष्ठ तनाव क्या है? तो पृष्ठ तनाव देखिएगा, जैसे ही क्या होता है कि इससे क्या क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि द्रव का अगर तापमान को बढ़ा दें, हम तापमान को बढ़ा दें तो पृष्ठ तनाव कम जाता है। द्रव के तापमान को बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है। और जैसे गरम कोई भी चीज, गरम दाल या गरम सूप पीते हैं हम लोग, तो वो उसका स्वाद लगता है, ठंडा में नहीं लगता। क्यों? उसका पृष्ठ तनाव, द्रव का ताप बढ़ने पे उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिस कारण वो जीभ पे पूरा फैलता है और उसका स्वाद लगता है। साबुन, डिटर्जेंट, ये क्या होता है? जैसे ही पानी में हम लोग घुलाते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव को वो क्या कर देता है? कम कर देता है। पृष्ठ तनाव कम जैसे ही होता है तो वो कपड़ा क्या करता है? जितने मैले कपड़े रहते हैं पूरे अंदर तक फैल जाता है। तो पृष्ठ तनाव एक इंपॉर्टेंट हो गया। देख लिया क्या क्या क्वेश्चन इससे आता है। साबुन, डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। द्रव का तापमान अगर बढ़ा दे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और केशिकत्व वाला जितना क्वेश्चन था आप लोग समझ गए, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व भी आप समझ गए। शून्यता क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग जाते हैं कहीं ब्लड का टेस्ट देने के लिए, या ब्लड सब टेस्ट कराते हैं, टाइफाइड, सीबीसी सबका, तो वो एक बूंद लेके एक शीशा के प्लेट पे रखता है। शीशा के प्लेट पे बूंद जो है सो वैसा कि वैसा रहता है, फिर एक शीशा से उसको रगड़ा जाता है। तो शून्यता क्या है कि अगर कोई ठोस और द्रव और गैस, शून्यता ठोस में नहीं होता है, ठोस की शून्यता शून्य होती है। द्रव और गैस का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जो घिसने पे जो बल लगता है उसको शून्यता कहते हैं। आज बस एक क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या? तो आदर्श द्रव की शून्यता क्या होती है? तो शून्य होती है। आदर्श द्रव की शून्यता क्या होती है? शून्य होती है। बस एक क्वेश्चन शून्यता से, आदर्श द्रव की शून्यता क्या होती है? शून्य होती है। अब आते हैं प्रत्यास्थता पे। प्रत्यास्थता क्या है देख लीजिए एक बार। विस्कोमीटर, हाँ, शून्यता की इकाई को क्या बोलते हैं? विस्कोमीटर बोलते हैं। और द्रव के
प्रवाह को नापने की इकाई को वेंचुरी मीटर बोलते हैं। और वेस्कोमीटर संयंत्रता की मापक को वेस्कोमीटर बोलते हैं। प्रत्यास्थता क्या है कि एक मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है, इसकी लंबाई क्या है, अभी एल है, और इस पे हम बल लगा दिए और इसकी लंबाई कितनी, स्मॉल एल इतना कर दिए, इतना उस पर बल लगा के इसकी लंबाई को कर दिए, तो प्रत्यास्थता हो जाएगा आपका जो होता है, जो इसमें जो पुराना जो इसका जो नया स्थिति है, उसका जो पुराना जो स्थिति है एल, और इसके नए स्थिति में जितना बदलाव हुआ उसमें जो ऊपर भागा कर देते हैं उससे सान्यता निकलता है। इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि विकृति समझ गए, इसकी आकृति में जो हम चेंज किए, विकृति की मात्रक या मात्रा क्या होता है। तो इसका मात्रा बताइए कि जब ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, मीटर और मीटर ये कैंसिल हो गया, तो इसकी मात्रा जो है सो कुछ नहीं होता है। पूछता है एग्जाम इसकी मात्रा, तो इसका मात्रा बताए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन होगा तो इनमें से कोई नहीं, इसकी मात्रा क्या होता है। ये सब क्वेश्चन जो है तो विकृति की मात्रा कुछ नहीं, एग्जाम में पूछेगा विकृति की मात्रा तो कुछ देगा, और एक होगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता किस वस्तु का है, तो इस्पात का, स्टील का प्रत्यास्थता जो है तो वो सबसे ज्यादा होता है। ये सब क्वेश्चन के साथ जो है, तो ये मेरा फिजिक्स का एक वीडियो हुआ, एक वीडियो के साथ और आगे जिसमें ध्वनि तरंग, प्रकाश दर्पण, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो जैसे इसका क्वेश्चन किए वैसे उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ये पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपका जो जितने भी रिजल्ट है, जितने भी क्वेश्चन है, बस यहीं से बनते हैं और रिजल्ट पक्का होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।